अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान छिड़ी जंग की, जो 11वें माह में दाखिल हो चुकी है। और अब रूस के बाद हम देख रहे हैं कि यूक्रेन की जानिब से भी मशरूत मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की जा रही है। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक उनकी हुकूमत ये चाहती है कि 2 माह के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा में अमन मुज़ाकरात के लिए सरबराही इजलास बुलाया जाए। साथ ही साथ नाज़रीन, ये मुतालबा भी कर दिया गया है उनकी जानिब से कि मुज़ाकरात से पहले रूस आलमी अदालत इंसाफ में जंगी जराइम का सामना भी करे। ये एक बड़ा मुतालबा है। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने यूक्रेन को अल्टीमेटम दे दिया है कि यूक्रेन रूस के मुतालबात पूरे करे, जिनमें यूक्रेनी इलाके को रूस के कंट्रोल में देना भी शामिल है, वरना रूसी फ़ौज यूक्रेन की तकदीर का फ़ैसला करेगी। रूस ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि इस जंग से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला जो मुल्क है वो अमेरिका है। नाज़रीन, अमेरिका और उसके नेटो इत्तेहादी यूक्रेन के साथ मिलकर रूस को शिकस्त देकर उसे तबाह करना चाहते हैं, ये भी कहा गया है। हालिया पेशरफ्त में दोनों तरफ से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं? क्या यूक्रेन रूस सिफारती सतह पर इस जंग का खात्मा कर पाएंगे? क्या इस सिलसिले में बहुत जल्द हम ये इजलास बुलाया जाता हुआ देखेंगे? इस पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। आप रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हुमायूं खान साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे उनका तज्जिया भी जानेंगे। आज़ाद रियासतों की दौलत मुश्तरका के रहनुमा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर पीटर्सबर्ग में गैर रस्मी सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जमा हुए, जिनमें आज़रबाईजान, आर्मीनिया, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के रहनुमा शामिल हैं। 2 रोज तक जारी रहने वाले इजलास में इलाकाई मसाइल के अलावा बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर गौर आए। दूसरी तरफ खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस को मशरूत अमन मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए तजवीज़ दी है कि अमन मुज़ाकरात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में सरबराही इजलास बुलाया जाए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने खुद को एक मुअस्सर सालिस, एक अहल मुज़ाकरातकार साबित किया है, इसलिए हम उनकी सरगर्म शिरकत का खैर मकदम करेंगे। उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया कि यूक्रेन 2023 में जंग को खत्म करने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो करेगा। सिफारतकारी हमेशा अहम रोल अदा करती है। हर जंग सिफारतकारी के जरिए ही खत्म होती है। ये मुतालबा भी रखा कि मुज़ाकरात से पहले रूस आलमी अदालत इंसाफ में जंगी जराइम का सामना करे। रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने अपने यूक्रेनी हममनसब के मुतालबात पर रद्द अमल दिया कि यूक्रेन रूस के मुतालबात पूरे करे, जिनमें यूक्रेनी इलाके को रूस के कंट्रोल में देना भी शामिल है, वरना रूसी फौज यूक्रेन की तकदीर का फैसला करेगी। सरगेई लारोफ ने कहा कि ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं कि अमेरिका और उसके नेटो इत्तेहादियों का स्ट्रेटेजिक मकसद रूस को शिकस्त देकर बहुत ज्यादा कमजोर करना और उसे तबाह करना है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता माह G20 मुल्कों से यूक्रेन के 10 नकाती अमन फार्मूला को तस्लीम करने और जंग का खात्मा कराने की अपील की थी। यूक्रेनी सदर ने अपने अमरीकी हममनसब से दौरे वाशिंगटन के दौरान इसी फार्मूले पर गुफ्तगू भी की। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी फौजी यूक्रेन में मशरक और मगरिब में शदीद लड़ाई का हिस्सा हैं, जबकि रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने यूक्रेन के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद यहाँ अक्सर अफराद बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरियात से महरूम हैं। यूक्रेन की जानिब से 24 घंटों के दौरान 2 मिसाइल हमलों का भी दावा किया, जिसमें बाखमूत और एवित्का के इलाकों में 25 बस्तियाँ मुतासिर हुईं। हुमायूं खान साहब मौजूद हैं जी मेरे साथ, सीनियर तज्जियाकार हैं, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा हुमायूं साहब, जब ज़ेलेंस्की अमेरिका गए और अमेरिका की जानिब से उसको बहुत ज़्यादा यकीन दहानियाँ कराई गई, वादे किए गए, मज़ीद इमदाद का ऐलान किया गया, तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि अब यूक्रेन जो है वो मज़ीद चूँकि मजबूत हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो मुज़ाकरात का कोई ऑप्शन दिखाई देता था दोनों के दरमियान, वो अब यूक्रेन की तरफ से नहीं उसका मुतालबा किया जाएगा, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका की मज़ीद मदद मिल गई है। लेकिन ये हम क्यों देख रहे हैं कि इस विज़िट के फ़ौरन बाद आमादगी ज़ाहिर की गई है मुज़ाकरात के लिए? हुमायूं साहब।
जी, थैंक यू आसमा। देखें, जैसे अभी आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का या किसी भी जंग का जो है अल्टीमेट जो उसका अगर कोई हल निकाला जा सकता है या अभी तक जो हमने देखा है, वो बातचीत के ज़रिए ही है। अब इसमें जो दोनों तरफ़ों से, जिसमें रूस की तरफ से और दूसरी तरफ से यूक्रेन की तरफ से जो मुतालबात किए जा रहे हैं, अगर देखा जाए तो यूक्रेन के बड़े लेजिटिमेट मुतालबात हैं। रूस ने जो है ये आज से 8 एक साल पहले फरवरी 2014 में जब पहली दफ़ा क्रीमिया को जो एनेक्स किया, और उसके बाद से जो है अब पिछले अगर हम 8 महीनों की बात करें, ये 9वां महीना शुरू होने वाला है, तो तकरीबन 4 या 5 इलाके जो हैं यूक्रेन के, उसके ऊपर वो अपना कब्जा कर चुका है। ऑल्दो कि उन्होंने अभी तक नक्शे अपने नहीं ज़ाहिर किए, लेकिन जिसमें डोनेट्स्क है, लुहांस्क है, खरसन है, ज़ेफरोजिया है और इस तरह का। तो उसमें अब उनकी जो डिमांड है रूस की तरफ से अगर देखी जाए, तो कहते हैं कि ये इलाके तो अब हमारे पास हो चुके हैं। अगर आपने बातचीत करनी है तो एक तो इन इलाकों को फौरी तौर पे जो है तस्लीम किया जाए रूस के अंडर या रूसी टेरिटरी, उसके बाद जो है बाकी बात की जाए। अब रहा सवाल इसका कि ज़ेलेंस्की जो अमेरिका गए और वहाँ से उनको जो है एड भी मिली, उसके अलावा जो है वेपन सिस्टम का भी वादा किया गया। तो उसके बाद उन्होंने बातचीत के लिए जो किया, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आप रशिया की तरफ से जो देखें, जो बमबारी की गई है मुख्तलिफ इलाकों में यूक्रेन के, उसमें उन्होंने उनके रेजिडेंशियल एरियाज जो हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। अभी आपकी रिपोर्ट में भी जिक्र गया, तकरीबन 9 मिलियन करीब तो आबादी ऐसी है जिसके पास बिजली और पानी का जो है वो नहीं है। तो जो यूक्रेनियन सदर हैं, वो यही चाहते हैं कि उनकी आवाम की मुश्किलात कम हो और किसी तरह जो है यूनाइटेड नेशन को इन्वॉल्व किया जाए, बिकॉज यूनाइटेड नेशन जब इन्वॉल्व होगा तो बहुत सारे मामलात ऐसे होंगे जो इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल ट्रीटीज या ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक होंगे। तो उनकी तरफ से इसलिए जो है इस चीज़ का इजहार किया जा रहा है ताकि उनकी आवाम को रिलीफ मिले, और जो ये जंग इतने अरसे से लगी हुई है, जिसको तकरीबन अब 8 साल एक तरह से हो चुके हैं, लेकिन अभी रिसेंट अगर देखा जाए तो 9वां महीना है। और दुनिया के जो बहुत सारे ममालिक हैं, पर्टिकुलरली वेस्ट को भी अगर आप देख लें, उनके अंदर भी हमने देखा कि वॉर फटीग आ गई है। अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से 20 साल के बाद निकला, एक बहुत बड़ी जंग, और नेटो के जो है बहुत सारे ममालिक जो आईएसएफ के साथ उस अम्ब्रेला के अंदर थे, तो सब ने जो है बहुत कुछ लगाया। उसके अलावा कोविड जो है उसने दुनिया के बहुत सारे मामलात ख़राब किए। फिर इस जंग की वजह से जो है दुनिया में बहुत सारी जो है ख़राबियाँ पैदा हुई, जिसमें ऑयल एंड गैस की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गई, एनर्जी सप्लाईज जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हुई। उसके अलावा जो है फूड क्राइसिस जो हमने देखा है ईस्टर्न यूरोप के अंदर या बाकी यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में, तो ये सारी वजूहत ऐसी हैं। एकदम से यूक्रेन को ये ख्याल आ गया कि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे आवाम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, दुनिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये चीज़ें इस अमेरिकी विजिट से पहले ज़ेलेंस्की को क्यों याद नहीं थी? क्योंकि उससे पहले जो बयानात ज़ेलेंस्की की जानिब से दिए जा रहे थे वो तो यही थे कि ठीक है, अगर रशिया इस जंग को बढ़ाना चाहता है तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। और एकदम से अब हम बदलाव देख रहे हैं। और दूसरा, ये जो आपने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अमन मुज़ाकरात के सरबराही इजलास की बात की, जिसका यकीनन मुतालिबा किया गया है यूक्रेन की जानिब से, रशिया का इस पर क्या रिएक्शन आ सकता है? आपको लगता है रशिया इसको इतनी आसानी से मान लेगा इस चीज़ को? नहीं, बल्कि आपने अभी जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें भी जो उनके वज़ीर ख़ारजा अल-आरफ साहब, उनकी तरफ से भी कहा गया कि पहले ये चंद जो हमारी शराइत हैं उनको माना जाए और उसके बाद जो है हम गुफ्तगू करने के लिए जा रही हैं। अब उनकी शराइत ऐसी हैं जो कि दुनिया का शायद कोई मुल्क, और पर्टिकुलरली यूक्रेन तो बिल्कुल नहीं मानेगा कि उसके जो इलाके, यूक्रेन के जो इलाके रशिया ने कब्जा कर लिए है जंग की सूरत में, अपने आप को उनके ऊपर मुसल्लत करके, उनको एक तो वो रशिया का हिस्सा मान ले, और उसके अलावा जो है वो जो सूरत हाल इस वक्त जो किया उसको एज इट इज समझा जाए और अगली गुफ्तगू उसके बाद की जाए। उसके अलावा उनकी डिमांड ये है कि कोई भी जो वेस्टर्न वेपन सिस्टम है वो ना वहाँ पे जो है लगाया जाए। उसके अलावा उनकी जो डिमांड थी कि उनको नेटो की जो है मेंबरशिप ना दी जाए। तो ऐसे बहुत सारे मामलात हैं। यूक्रेन चूंकि एक सॉवरेन कंट्री है और उसको आप अपनी जो बहुत सारी चीज़ें मुसल्लत करके नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है रशिया इज़ ओनली टेस्टिंग द वाटर्स। जिस तरह हमने देखा कि उनकी आबादी के ऊपर उसने हमले किए और बहुत सारे ऐसे एक्ट हुए, वॉर के हुए, जिसके ऊपर अभी आपकी रिपोर्ट के अंदर भी कहा गया और वैसे भी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रहा है कि यूक्रेन का मुतालबा है कि उनके ऊपर वॉर क्राइम्स का जो है वो पहले मुकदमा लड़ा जाए और उसके बाद गुफ्तगू होगी। तो इन सारी सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कि रशिया की तरफ से कोई जो है कोई इस किस्म की ख्वाहिश है कि किसी तरह से इस चीज़ को रोका जाए। उसने ओवर पीरियड ऑफ ईयर अपना जो है सिस्टम बना लिया, अपने तेल की और या गैस की कीमतों को डिस्काउंटेड करके जो है मुख्तलिफ इत्तेहादी ममालिक के साथ वो बेचना शुरू हो गया। तो इस तरह मेरा ख्याल है उसने अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है, जो पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम है, वो उसने डेवलप कर लिया। उसको यकीनन नुकसान हुआ, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी। जब 2014 में उसने किया तो उसके रिजर्व्स के ऊपर जब है। अच्छा, एक जानिब हम देख रहे हैं कि रशिया की जानिब से मुतालिबात किए जा रहे हैं कुछ इलाकों की वापसी के लिए,
और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि यूक्रेन ये कह रहा है कि आलमी अदालत इंसाफ में रशिया पर जंगी जराइम जो हैं उसके मुकदमात चलाए जाएं, सज़ा दी जाए उसके बाद। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि दोनों जानिब से कोशिश ये है कि मुज़ाकरात हो ही ना सकें? हुमायूं सर जी, मेरा ख्याल है यूक्रेन की तरफ से तो हम ये नहीं कहेंगे, और उसकी साफ रीज़न ये भी है कि अगर हम यूएन की रेजोल्यूशंस को देखें या बाकी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ ऑर्गेनाइजेशन को देखें, तो उसके मुताबिक उसके ऊपर तो जो है एक मुल्क चढ़ दौड़ा है और उसने जो है अपना अपना आप को मुसलत करने की कोशिश की है। अब उसकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, रूस की अपने एक जो वो समझता है कि शायद जो कुछ रशियन स्पीकिंग इलाके थे वो उसका हिस्सा थे, कि उस वक्त उसकी टेरिटरी का हिस्सा थे। तो अब अगर इस तरह की टेरिटोरियल गुफ्तगू की जाए तो बहुत सारे मामलात या बहुत सारे ममालिक के बहुत सारे खित्ते जो हैं वो फिर मुतनाज़ा बनना शुरू हो जाते हैं। इंटरनेशनल लॉ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि यूज़ ऑफ फोर्स उस सूरत में ही है जो यूएन के चार्टर के मुताबिक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक अपनी जो है सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, और उसमें ऑब्वियसली उनके सदर जो है उनको इस किस्म के खतरात लाक हैं कि उनकी आबादी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और वो चाहते हैं कि किसी तरह अगर बात गुफ्तगू के ज़रिए ही हल हो रही है तो एक उसकी तरफ लेके जाएं। लेकिन रशिया की तरफ जिस तरह आपने भी सवाल में कहा, और मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि शायद जो है ये सिर्फ जो है मामलात को देखा जा रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो सपोर्ट यूक्रेन को थी उसके अंदर कोई फटीग आ रही है या नहीं है। वो ममालिक इस हद तक जो है जिस तरह उन्होंने मीडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की यूक्रेन की, क्या वो आइंदा आने वाले दिनों में भी उतनी ही सपोर्ट करेंगे? मेरा ख्याल है दुनिया के माशी हालात को देखते हुए, इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए लगता यही है कि शायद ये सपोर्ट को बहुत देर तक जारी नहीं रहेगी। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग है इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो रहा है वो अमेरिका रहा है, इस पर आपका तज्जिया क्या है? अभी तक तो हम नहीं देख रहे हैं कि अमेरिका को सिवाय असलहे के हवाले से अगर हम देखें कोई फ़ायदा हुआ हो, हुमायूं साहब? जी नहीं, देखें एक तरह से अगर देखा जाए तो जो रशियन एक रिवाइवल आ रहा था प्रेसिडेंट पुतिन की जो है सरबराही के अंदर, और उनका जो है बहुत सारे ममालिक के अंदर अपना जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था वो बढ़ रहा था, वो इस जंग की वजह से एकदम कुछ हद तक तो उसको इन शॉर्ट टर्म तो रुका है, उसमें ये कोई हद नहीं। और दूसरी तरफ जो है जो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या जो लिबरल ऑर्डर था जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लीड कर रहा था, जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, जिसमें जो है तेल और गैस की जो आमदोरफ्त जो तरसील थी वो डॉलर के थ्रू होती थी, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इस लंबी प्रोलॉन्ग वॉर ने एक हद तक चैलेंज किया है। इसको किस हद तक सस्टेन करेंगे? शॉर्ट टर्म में तो लग ही रहा है कि जो अमेरिका है उसको बेनिफिट हुआ है, उसने जो अपना एक वर्जन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी है उसको सस्टेन किया है, और रूस के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक जो है वो उसने एक महाज जो है इकट्ठा कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो 8-9 महीनों के बाद अगर आप देखें, इंडिया भी जो है किसी हद तक रूस की जो है वो सपोर्ट की तरफ जा रहा है। हमने कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भी देखा, चाइना की तरफ से भी हमने म्यूटेड रिस्पॉन्स देखे या बड़ी एब्सटेन होकर देखा। तो इस सारी सूरत हाल में लॉन्ग रन में जो अमेरिका का एक सस्टेनेबल डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक लिबरल ऑर्डर था उसको नुकसान पहुंचने के जो है अब खतरात हमें नजर आना शुरू हो गए। अच्छा, फरवरी चूँकि अभी 2 माह के बाद वो वक्त आ जाएगा जब इस जंग को तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। पिछले साल कितना नुकसान हुआ इस 1 साल जंग की मैं बात कर रही हूँ वो सबके सामने है, लेकिन अगर ये जंग अभी मज़ीद तवालत इख्तियार करती है, मज़ीद आगे बढ़ती है, अगले साल में भी जारी रहती है, तो आप क्या देख रहे हैं कि मज़ीद किस तरह के बहरान जन्म ले सकते हैं दुनिया में? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम ऑयल की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, तो रशिया ने तो कहीं ना कहीं हल ढूंढ लिया है, चाहे वो चाइना के साथ पाइपलाइन हो, पाकिस्तान के साथ मुआहदे हों, इंडिया के साथ हों या दीगर ममालिक के साथ हों। यूक्रेन पर किस तरह से ये जंग ज़्यादा असरअंदाज हो सकती है? नहीं, एब्सोल्युटली देखें इसमें जंग किसी भी मुल्क के लिए जो है वो अच्छी नहीं है, किसी भी खित्ते के लिए अच्छी नहीं है, किसी भी लोगों के लिए अच्छी नहीं है। इसने 1 साल अब होने को आया और उसमें हमने देखा कि बहुत सारे नुकसानात दुनिया ने देखे, जिसमें पर्टिकुलरली जो एक बहुत बड़ा शॉक आया ऑयल एंड गैस की क्राइसिस को, उसमें जो प्राइसेस थी वो बहुत बड़ी हद तक फ्लक्चुएट की। फिर हमने उसका जो रद्द अमल देखा यूरोप ने और पर्टिकुलरली जर्मनी की क़यादत में, हमने देखा कि उन्होंने उसको सस्टेन किया, ग्लोबल ग्रीन की तरफ जाने की उनकी कोशिशें वो बढ़ गई। लेकिन इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा नुकसान हमें देखने को आया वो दुनिया फिर जो है वो कोल्ड वॉर की तरह ब्लॉक्स में बंटना शुरू होगी, डिफरेंट ब्लॉक्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए। और इस जंग ने बेसिकली एक हमारा जो इंटरनेशनल ऑर्डर, जो यूनाइटेड नेशन लेड ऑर्डर था, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। और अगर ये चीज़ जारी रहती है
तो आइंदा आने वाले सालों में हम देखेंगे कि बहुत सारे ममालिक इस किस्म की जो है, जब वो देखेंगे कि उनके साथ आस-पास छोटे ममालिक हैं, तो वो जो है ये प्रीएम्प्शन करके, जो हमने पहले अमेरिका की तरफ से देखी थी, अब रूस की तरफ से देखी, इस किस्म की एक्टिविटीज़ की वजह से सप्लाई चेन डिस्रप्शन होगी, जो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन होनी चाहिए थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कोविड की तरह के पेंडेमिक के ऊपर, उसके ऊपर हम देखेंगे कि जो दुनिया के डिफरेंट मुल्क हैं, वो आपस में बँट जाएँगे और एक कंसर्टेड एफर्ट नहीं होगी और उसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। ठीक है, अच्छा कुछ अक़वाम मुत्तहिदा की भी बात कर लेते हैं। बड़े-बड़े मसाइल जब हम अपनी बात करते हैं, मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं, चाहे अफ़गानिस्तान की जंग के दौरान हमने अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार देखा हो, शाम की सूरत हाल को ले लीजिए, इराक़ की सूरत हाल को ले लीजिए, और दीगर ममालिक में जो आपसी क्लाश हमें दिखाई देते हैं बहुत सारी जगह पर, उनकी आप बात कर लीजिए। तो अक़वाम मुत्तहिदा कभी भी उस तरह से फ़ाल किरदार अदा कर नहीं पाया है। इज़राइल फ़लस्तीन का मामला, मसला कश्मीर, सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। आपको क्या लगता है ये जो अमन मुज़ाकरात के लिए सरबराही इजलास बुलाने की बात की गई है यूक्रेन की जानिब से, इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा कुछ मज़ीद एक्टिव होता हमें दिखाई देगा इस मसले को लेकर, इस जंग को लेकर? जी, अनफॉर्चुनेटली जिन तमाम मसाइल का आपने ज़िक्र किया, उसमें शायद हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की कारकर्दगी हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक शायद ना ही हो, लेकिन बावजूद उसके 1945 ऑनवर्ड जब से ये अदारा बना है, हमने देखा कि दुनिया में बहुत सारे जो मामलात या बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट थे, उसको रोक लिया गया। बावजूद इसके कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए भी। तो बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट, मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि अगर ये ममालिक इकट्ठे रहेंगे और यूनाइटेड नेशन का वो जो है, और हमने देखा है कि उसने दुनिया में अभी रिसेंट हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो कोविड की है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज का COP27 जो हुआ, उसमें बहुत सारे जो है वादे वहीद किए गए। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप उसकी अल्टीमेट डायरेक्शन दें, तो इस इदारे का मकसद यही है कि दुनिया में किसी तरह अमन कायम किया जाए। उसके लिए बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि वो शायद नहीं करने देते, या वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, जिसमें आपने अमेरिका का जिक्र किया, अफगानिस्तान की वार के अंदर देख लें, या हमने मिडल ईस्ट के अंदर उनकी जो है रोल को देखा। बावजूद उसके कि वो गलतियां खराबियां हुई, मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास इख्तियारात भी हैं और जिसका मैंडेट भी है और जिसकी डोमेन भी है, कि अगर उसको बढ़ाई दी जाए और उसको एम्पावर किया जाए, तो दुनिया में बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको रोका जा सकता है। हैविंग सेड दैट, लाजमी नहीं है कि तमाम कॉन्फ्लिक्ट कभी भी ख़त्म होंगे, बिकॉज ह्यूमन बीइंग बाय नेचर इज़ ग्रीडी, और वॉर जो है एक अल्टीमेट उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये जारी रहेगा। लेकिन इस इदारे की मौजूदगी जो है इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें किसी कॉमनैलिटी के ऊपर लेके आएंगे, और जिसमें क्लाइमेट चेंज और पेंडेमिक जो है दो बड़ी ग्लेयरिंग एग्जांपल हैं जो पिछले चंद सालों में सामने आई हैं। सही बात, शुक्रिया हुमायूं खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे थे। 11 माह तकरीबन हो चुके हैं यूक्रेन और रशिया के मबैन इस जंग को, और अब जब एक बार प्रेस से बयानात में सख्ती आ रही है और साथ ही साथ अब मुज़ाकरात के लिए कहीं ना कहीं आमादगी हमें दिखाई दी, तो हमने ज़रूरी समझा कि आज इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए। हमने किया भी। एक और टॉपिक हमें डिस्कस करना है, एक और बड़ी अहम जगह जिसके हवाले से हमें बात करनी है, वो अहम जगह है जी गवादर, जिसे मुस्तकबिल की बेहतरीन बंदरगाह बनाने के लिए काम जारी है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि CPEC के तहत बड़े मंसूबों में गवादर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पाक चीन दोस्ती अस्पताल, पाक चाइना गवादर टेक्निकल प्रोफेशनल स्कूल, गवादर ईस्ट एक्सप्रेसवे के बड़े बड़े मंसूबों पर इस वक्त काम जारी है। नाज़रीन, इन मंसूबों की तकमील से गवादर खित्ते के एक अहम बंदरगाह बन जाएगा, और ये मंसूबे बलूचिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में भी यकीनन संगे मील साबित होंगे। लेकिन गवादर में हक 2 तहरीक ने सूबे के अमन व अमान में खलल डाल रखा है। जायज़ मुतालिबात तस्लीम किए जाने के बावजूद हम देख रहे हैं कि मुजाहिरीन कानून को हाथ में लेने लगे हैं। हक 2 तहरीक के रहनुमाओं के साथ बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू की क़यादत में हुकूमती वफ़द ने तवील मुज़ाकरात भी किए थे। मुतालिबात की जल्द तकमील की मुकम्मल यकीन दहानी भी कराई गई थी, लेकिन मुतालिबात मानने के बावजूद एहतजाज पर बैठने वालों की जो मनमानियाँ हैं वो में बढ़ती दिखाई देती हैं। मुजाहिरीन की जानिब से पोर्ट को बंद करने की कोशिश की गई, जिस पर पुलिस को महदूद कार्रवाई करना पड़ी। वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू का कहना था कि वो हुकूक के हुसूल के लिए होने वाले एहतजाज और धरनों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन गवादर धरने में मौलाना हिदायतुर रहमान ने रियासती रेट को हाथ में लेने की कोशिश की है। इसी हवाले से तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फ़राह अजीम शाह ने भी वजाहत जारी की है, और नाज़रीन बताना उनका यह है कि तहरीक की जानिब से सूबाई हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशों और बातचीत की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। एहतजाज और धरनों की आड़ में अमन ख़राब करने और शहरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब करना किसी भी महज़ब मुआशरे में नहीं होता है। अमन व अमान बरकरार रखना और अवाम की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है। किसी को भी हुकूमती रेट चैलेंज करने और कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। गवादर पोर्ट के हवाले से
जो ज़ाहिर है बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के लिए शानदार मुस्तकबिल के लिए एक बहुत ही शानदार मंसूबा है। ख़बर हमारे पास थी और हमने आपसे शेयर भी की। अभी हम कुछ प्रोग्राम में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ कोविड की बात कर लेते हैं और बताएंगे आज हम आपको ये कि दुनिया भर की तरह अब चीन में भी हम देख रहे हैं कि कोविड को लेकर मामलात जो हैं वो काफ़ी बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर लोग नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौटते दिखाई देते हैं। बीजिंग ने 3 साल से बंद सरहदें खोलने, सफरी पाबंदियों के खात्मे का ऐलान कर दिया है। बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त दे दी गई है और इसके साथ ही 8 जनवरी से मुल्क में दाखिल होने वाले मुसाफिरों के लिए जो करंतना की एक शर्त रखी गई थी वो भी ख़त्म की जा रही है। मार्च 2020 से आयद पाबंदियों के खात्मे पर आवाम बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो कई सालों से बाकी ममालिक से बिल्कुल कट कर रह गए थे। बीजिंग हुकूमत के इस फैसले के मुस्बत असरात चीनी स्टॉक मार्केट के साथ दीगर एशियाई ममालिक में भी देखने में आ रहे हैं और स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है। चीनी हुकूमत का इस सारे मामले पर मौक़िफ़ यह है कि पाबंदियाँ ख़त्म करने के साथ एहतियात भी बरती जा रही है और लोगों को बूस्टर शॉट्स फराहम किए जा रहे हैं ताकि वो इस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ सकें। नाज़रीन, दूसरी जानिब वायरस पर तहकीकात के जर्मन माहिर क्रिश्चियन ड्रोस्टन, जो एक मायनाज साइंसदान हैं, उनके मुताबिक कोरोना वायरस की वबा ख़त्म हो चुकी है और अब ये एक मकामी बीमारी रह गई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मुमकिन तौर पर मौसम सरमा के बाद ये वबाई मरज़ ख़त्म हो जाएगा। चीनी हुकूमत की पाबंदियां हटाने और जर्मन साइंसदानों के इन दावों के पीछे क्या वजूहात हैं, कितनी हकीकत है, इस पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखा रहे हैं। चीन में कोरोना से मुतल्लिक आयद सफरी पाबंदियों के खात्मे के बाद अवाम को 3 साल बाद बैरून मुल्क सफर करने की मुकम्मल आज़ादी वापस मिल गई है। नेशनल हेल्थ कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 8 जनवरी से बैरून मुल्क से आने वाले अफराद के लिए करंतना की पाबंदियां भी खत्म कर दी जाएंगी। आलमी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मार्च 2020 से आयद पाबंदियों के खात्मे पर अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है, जो कई सालों से बाकी ममालिक से कट कर रह गए थे। चीन के इस ऐलान के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के बहाल होने और तेल की पैदावार में इजाफे की उम्मीद पैदा हुई है, जबकि बड़ी तादाद में चीनी शहरी बैरून मुल्क सफर के लिए टिकट्स खरीद रहे हैं। दूसरी जानिब वायरस पर तहकीकात के जर्मन माहिर क्रिश्चियन डोर्स्टन के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा खत्म हो चुकी है। अब ये एक मकामी बीमारी है। डोर्स्टन ने कहा कि इस मौसम सरमा के बाद आबादी में कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी वसी और लचकदार हो जाएगी कि गर्मियों के दौरान वायरस के फैलने का इम्कान बहुत कम होगा और मुमकिन तौर पर मौसम सरमा के बाद ये वबाई मर्ज खत्म हो जाएगा। ड्रोस्टन ने जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक में वैक्सीनेशन मुहिम की कामयाबी को कोरोना वबा के खात्मे की एक अहम वजह करार दिया। उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ हिफाजती इक़दामात का भी दिफा किया। अगर एहतियाती तदाबीर के तौर पर कुछ भी ना किया गया होता तो जर्मनी में डेल्टा की लहरों में 10 लाख या इससे भी ज्यादा अमवात हो चुकी होती। जर्मन वजीर इंसाफ मार्को बिशमन ने ड्रोस्टन के बयानात के रद्द-ए-अमल में कोरोना वायरस के हवाले से आयद तमाम पाबंदियों को उठाने का मुतालबा किया है। उन्होंने ड्रोस्टन को वबाई अमराज के दौरान सबसे ज्यादा एहतियात बरतने वाले साइंसदानों में से एक बताते हुए कहा कि अब कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आयद आखिरी हिफाजती इक़दामात को भी खत्म कर देना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आयद किए गए बेशतर इक़दामात पहले ही उठा लिए गए हैं। सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हस्पतालों, देखभाल की सहूलियात और बाज़ तिब्बी तरीक़ों में मास्क पहनना अब भी लाजमी है। इस हवाले से बाज़ लाजमी टेस्ट या विजिट की पाबंदियां भी शामिल हैं। रिपोर्ट आपने देखी और नाज़रीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2022 के अख्ताम में अब सिर्फ 4 रोज़ ही बाकी रह गए हैं। लेकिन जब हम इस साल की बात करते हैं, 2022 की, 2022 की बात करते हैं, तो पाकिस्तान ने इस साल बहुत सारे एजाज़ात अपने नाम किए हैं और इनमें से बहुत सारे एजाज़ात जो हैं वो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हमारे सामने आए हैं। दुनिया भर में एंटरटेनमेंट की कहा जाए कि शोबे में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हम चाह रहे थे कि हम आपसे शेयर करें। पूरे साल क्या कुछ होता रहा है पाकिस्तान को लेकर और दीगर एंटरटेनमेंट की, बॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, कहाँ क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने एक पैकेज के अंदर, एक रिपोर्ट के अंदर समोई हैं। ख़ास आपके लिए ये पैकेज दिखा रहा है आपको। रवां साल मार्च में फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े ऑस्कर अवार्ड की तकरीब
कई हवालों से अहम रही। पहली बार एक मुसलमान ऑस्कर अवार्ड जीतने में कामयाब हुआ। पाकिस्तानी नजात बरतानवी एक्टर और गुलकार रिज अहमद को इनकी शॉर्ट लाइव एक्शन फिल्म द लॉन्ग गुड बाय के लिए अवार्ड से नवाजा गया। विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड में बेहतरीन अदाकारी पर ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। And the Oscar goes to Will Smith! जबकि जेसिका चेस्टेन बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड वसूल करने में कामयाब रही। The Oscar goes to Jessica Chastain. 2022 के ऑस्कर अवार्ड के मेजबान कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने की वजह से खबरों में रहा। विल स्मिथ ने बीवी का मजाक उड़ाने पर स्टेज पर जाकर मेजबान को थप्पड़ दे मारा था, लेकिन बाद में अपने किए की माफी मांग ली थी। I'm out here. Richard. Oh, wow. सितंबर में टीवी ड्रामों की दुनिया के सबसे मुअज़्ज़ज़ समझे जाने वाले एमी अवार्ड्स की तकरीब 74वीं तकरीब में पहली बार कोरियन ड्रामे और एक्टर अवार्ड जीतने में कामयाब रहे। एक्शन थ्रिल सीरीज सीक्रेट गेम्स के लीजेंड जी एमी अवार्ड जीतने वाले पहले एशियाई एक्टर बने, जबकि इस सीरीज को मजबूरी तौर पर 6 अवार्ड जीतने में कामयाब रही। यूफोरिया की अदाकारा जिंदिया दूसरी मर्तबा बेहतरीन ड्रामा अदाकारा का एमी अवार्ड अपने नाम करने वाली कम उम्र तरीन अदाकारा बनी। Euphoria. 2022 में हॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुई हैं। टॉम क्रूज की 1986 की फिल्म टॉप गन के सीक्वल ने फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के झंडे गाड़ते हुए दुनिया भर में $1.5 अरब के करीब कमाए। जासिक पार्क सीरीज की फिल्म जासिक वर्ल्ड डोमिनियन मदाहों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही और इस फिल्म ने दुनिया भर से $1 अरब के करीब कमाए थे। मार्वल स्टूडियो की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने दुनिया भर में तकरीबन $95 करोड़ कमाए, जिसके बाद ये फिल्म साल की कामयाब फिल्मों में शामिल होगी। The nightmare begins. 11 नवंबर को रिलीज होने वाली ब्लैक पैंथर की सीक्वल फिल्म वकांडा फॉर एवर ब्लैक पैंथर ने अभी तक दुनिया भर में $78 करोड़ कमाए हैं। साल 2022 पाकिस्तानी फिल्मी सनत के लिए भी अच्छा साबित हुआ। 1989 में बनने वाली फिल्म मौला जट के सीक्वल द लेजेंड ऑफ मौला जट ने अपनी रिलीज के 2 माह में ही 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके अब तक रिलीज होने वाली पाकिस्तानी फिल्मों के बिजनेस को पीछे छोड़ते हुए एक ऐसी फिल्म का एजाज अपने नाम कर लिया है जिसे जमानों तक याद रखा जाएगा। वो कोई आम बंदा नहीं, सरदार जट दा पुत्र मौला जट है। सरदार जट दा इंसाफ कमरे चो बाहर आ गए। पहली बारी रक्त दे सामने एक शेर आया है। साल 2022 में कई पाकिस्तानी स्टारों ने आलमी सतह पर अपना नाम बनाया। मार्वल सीरीज मिस मार्वल में महविश हयात, फवाद खान, नमरा बच्चा, समीना पीरजादा ने अदाकारी के जौहर दिखाए। सजल अली, हुमायूं खान भी इंटरनेशनल सतह पर करियर शुरू करने वाले अदाकारों में शामिल रहे। 2022 पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा साल रहा। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी उरूज आफ्ताब ने दुनियाई मौसीकी का आला तरीन अवार्ड ग्रैमी जीत कर तारीख रकम कर दी। Aruj Aftab. दूसरी तरफ कोक स्टूडियो के गाने पसुड़े ने दुनिया भर में धूम मचा दी। गूगल पर 2022 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला गाना में एंटरटेनमेंट की दुनिया के कई बड़े नाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। बुलबुले हिंद कहलाने वाली लता मंगेशकर के इंतकाल पर न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उनके मदाहों ने खराजे अकीदत पेश किया। पाकिस्तान के भी कई मशहूर शोबिस तारे हमसे बिछड़ गए, जिनमें बुलबुले पाकिस्तान और मारूफ गुलकारा नहीरा नूर का नाम सरे फहरिस्त है।
मारूफ टीवी एंकर अमर लियाकत समेत सीनियर अदाकार रशीद नाज, अदाकार मसूद अख्तर, मारूफ मज़ाही अदाकार अस्मेल तारा और कॉमेडियन ख्वाजा मसूद इंतकाल कर गए। बिल्कुल जी, इस साल एंटरटेनमेंट के जो बड़े नाम थे उनमें से बहुत सारे नाम हमसे जुदा हुए। कौन कौन लोग थे ये हमने आपको बताया। म्यूज़िक की दुनिया में क्या हुआ, फिल्म इंडस्ट्री में क्या हुआ, सारी चीज़ें इस ईयर एंडर के अंदर आपने देखी। अब हम प्रोग्राम की क्लोजिंग की जानिब बढ़ रहे हैं। वक्त हमारे प्रोग्राम का तकरीबन ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी जाते जाते मैं आपको छोड़े जा रही हूँ एक ऐसे रिपोर्ट के साथ, जिस रिपोर्ट में आप जान पाएंगे कि साल 2022 में किन किन ममालिक के अंदर हुक्मरानों के साथ क्या क्या हुआ, कहाँ नए हुक्मरान आए, कौन कौन सी ऐसी जगहें थीं जहाँ पर हमने देखा कि हुकूमत को लेकर, कुर्सी को लेकर हमें फसादात होते हुए दिखाई दिए, एहतजाज होते हुए दिखाई दिए, सूरत-ए-हाल बिगड़ती हुई दिखाई दी। ये सारी चीज़ें हमने एक रिपोर्ट के अंदर समूही हैं। आप ये रिपोर्ट देखिएगा। मेरी आपसे कल दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। यूरोपीय मुल्क फ्रांस में अप्रैल में होने वाले सदारती इंतखाब में मैक्रोन अपनी हरीफ मैरीन लुपेन को शिकस्त देकर दूसरी बार सदर मुंतखब हुए। मैक्रोन 2 दहाइयों में पहले फ्रांसीसी सदर हैं जिन्होंने दूसरी मुद्दत के लिए कामयाबी हासिल की। श्रीलंका में बिगड़ती मुआशी सूरत हाल के बायस वज़ीर आज़म महिंद्रा राजापक्से के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज शुरू हुए, जो कि जल्द ही पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तब्दील हो गए। इन पुरतशद्दुद मुजाहिरों के नतीजों में मुतादिद अफराद की हलाकत और कई सौ अफराद को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अवाम के आगे हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और 9 मई को वज़ीर आज़म को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद विक्रमासिंघे वज़ीर आज़म बने और अपने मुल्क को दरपेश चैलेंज से निकालने के लिए आज भी कोशां हैं। मई में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पार्लिमानी इंतखाब के नतीजे में स्कॉट मॉरिसन को अपनी वज़ारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ गए। एक दहाई तक हुकूमत करने वाली कंजर्वेटिव पार्टी को अपोजिशन जमात लेबर पार्टी को हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। स्कॉट मॉरिसन की जगह एंथोनी अल्बानीज ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला। इटली में भी जुलाई में उस वक्त सियासी बहरान पैदा हुआ जब पार्लिमान वज़ीर आज़म मारियो दरागी को इनके 3 इत्तेहादियों ने एतमाद का वोट नहीं दिया, जिसके बाद उनकी हुकूमत को धचका लगा और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद होने वाले इंतखाबात में तब्दीली की लहर आई, जिसके नतीजे में इंतहाई दाएं बाजू की रहनुमा जॉर्जिया मेलोनी मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म का मनसब संभालने में कामयाब हुई। इस साल बरतानिया में सियासी अदम इस्तेहकाम उरूज पर रहा। एक साल के दौरान 3 वज़ीर आज़म तब्दील हुए। बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई को ओहदे से इस्तीफा दिया, जिसके बाद सदारती इंतखाबात में कामयाबी के बाद लिज ट्रस ने 5 सितंबर को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला और 44 रोज बाद ही ओहदा छोड़ दिया। इसके बाद 24 अक्टूबर को ऋषि सुनाक ने बरतानिया के नए वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला। जुलाई में जापान के पार्लिमानी इंतखाबात हुए, जिसमें हुक्मरान इत्तेहाद ने 248 नशिस्तों वाले ईवान में 146 नशिस्तें हासिल की, जो कि अक्सरियत से कहीं ज्यादा थीं। इन इंतखाबात से 2 रोज कबल 8 जुलाई को साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे को तकरीब के दौरान कत्ल कर दिया गया था। अक्टूबर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के इजलास में शी जिनपिंग को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया, जिसके बाद वो माओ ज़ेडुंग के बाद चीन के मजबूत तरीन रहनुमा बनते हुए तीसरी बार चीन के सदर के ओहदे पर फाइज हो गए। अमेरिका के मिड टर्म इंतखाबात में हुक्मरान जमात डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी पॉलिसियों का दिफा करते हुए दिखाई दी। नवंबर में होने वाले उस मुद्दती इंतखाब में सेनेट पर डेमोक्रेट्स ने 51 नशिस्तें जीतकर बरतरी हासिल कर ली, जबकि रिपब्लिकन 49 नशिस्तें जीत सकी। लेकिन ईवान ज़ेरी में रिपब्लिकन पार्टी 222 नशिस्तें जीतकर अपनी अक्सरियत साबित करने में कामयाब रही। इस ईवान में डेमोक्रेट्स के हिस्से में 213 नशिस्तें आईं। इसराइल में सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए 3 साल में 5वीं बार इंतखाबात का इनाकाद किया गया। नवंबर में होने वाले इंतखाबात में साबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दाएं बाजू इत्तेहाद ने कामयाबी हासिल कर ली, जिसके बाद वो दोबारा वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद हुए और फ़लस्तीन मुखालिफ इत्तेहादियों को भी अहम वज़ारतों से नवाजने का ऐलान कर चुके हैं। नवंबर में नेपाल में भी आम इंतखाबात हुए, जिसमें नेपाली कांग्रेस ईवान नुमाइंदगान में 89 नशिस्तों के साथ वाहिद सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी, लेकिन मुकर्रर मुद्दत तक वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार सामने न ला सकने के बाद दिसंबर में नेपाल में एक बार फिर बागी कम्युनिस्ट रहनुमा पुष्पा कमाल वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हुए। वो इससे कबल 2008 और 2017 में भी वज़ीर आज़म रह चुके थे।
मलेशिया में 19 नवंबर को होने वाले कबल अज वक्त इंतखाबात में मुल्क की तारीख में पहली बार कोई भी जमात वाज़े अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। इन इंतखाबात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर महातिर मोहम्मद को 53 वर्ष में पहली मर्तबा अपने आबाई हल्के की शिकस्त का सामना करना पड़ा। मलेशिया में अपोजिशन लीडर अनवर इब्राहिम ने 24 नवंबर को नए वज़ीरत उज़्मा को हल्फ उठाने के बाद मुल्क में जारी सियासी तातुल का खात्मा किया। दिसंबर में यूरोपीय मुल्क जर्मनी में पार्लियामेंट पर मुबैना मुसल्लह हमले की मंसूबाबंदी और हुकूमत गिराने की साजिश को भी नाकाम बनाया गया। हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्विस दाएं बाजू के ग्रुप के अराकीन और रिटायर्ड फौजी एहलकारों समेत 25 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दिसंबर के अवाइल में लातीनी अमेरिका के मुल्क पेरू की सदर पेड्रो कास्टेलो को बगावत और साजिश के इल्जाम पर बरतरफ करने के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद नायब सदर दीना बोलो ने मुल्क के नए सरबराह का ओहदा संभाला। सदर कास्टेलो के हामियों ने मुजाहरे किए। फोर्सेस से झड़पों के दौरान 20 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हुए। मुल्की हुकूमत सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करने के लिए कोशिशें कर रही है।